Hello friends, my name is Abhishek Chaube. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेची। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मैं क्लास 6 के चैप्टर 2 हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। पार्ट 2 है ये वीडियो का। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, पार्ट 1 पे क्लिक करिए और आपको इस चैप्टर के पहले की जानकारी आपको इजीली मिल जाएगी। अब मैं जो पार्ट 2 में आपको कुछ और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो हमारे आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारे आज का स्टोन एज। स्टोन एज क्या था, क्योंकि मैंने आपको थीम में भी लिखवाया था। आप पार्ट 1 में जब जाएंगे तो थीम में हमने स्टोन एज के बारे में भी लिखा है कि हम वो भी पढ़ेंगे। तो स्टोन एज होता क्या है, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। द पीरियड व्हेन, अरे यार, द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स मेड। ठीक है, जो स्टोन टूल, जो वो पीरियड जहाँ पे बस सिर्फ स्टोन टूल्स बनाए जाते थे, पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, उस पीरियड को हम स्टोन एज कहते हैं। तो क्योंकि हिस्ट्री बेसिकली स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, इन सब में डिवाइडेड है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले जितने भी हिस्ट्री में इवेंट हुए हैं वो क्या है, स्टोन एज है। स्टोन एज में अब हम ये पढ़ेंगे कि स्टोन एज कितने प्रकार की होती है, कितने काइंड की होती है। स्टोन एज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोन एज 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आप लोग ताकि देख लो, इजीली समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो। तो पहला है पैलियोलिथिक। दूसरा है मीसोलिथिक और लास्ट वाला है हमारा नियोलिथिक। ठीक है, तो स्टोन एज बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज करा है हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मीसोलिथिक और थर्ड और लास्ट का जो स्टोन एज है वो है नियोलिथिक। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों होते क्या है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो। और ये याद रखो कि बच्चों याद रखो कि ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। पहले चैप्टर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाओ चेक करो, वीडियो देखो। आपको पहले के पार्ट मेमोराइज होंगे तो आप नए टॉपिक आगे पढ़ोगे। तो स्टोन एज मैंने 3 पार्ट में बता दिया था। अब पहला है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड पैलियो लिथोस। पैलियो मतलब होता है स्टोन, सॉरी, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन। ठीक है, टाइमिंग है इसकी 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज सबसे पहले हम समझेंगे पैलियोलिथिक एज क्या होता है। तो पैलियो कहाँ से निकला है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से पैलियोलिथिक मतलब निकला है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन। ओल्ड स्टोन मतलब वो स्टोन जो पुराने हों, मतलब जिसकी कार्बन डेटिंग
2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 साल पहले। 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल से जो 12,000 साल के बीच के जो पत्थर पाए जाते हैं उसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसमें हम अर्ली मैन्स के बारे में, जो मैंने हंटर गैदर्स बताया था ना आपको फर्स्ट पार्ट में, आप जाके देखोगे वीडियो, तो वो हंटर गैदर्स हमारे इसी पैलियोलिथिक एज में थे। तो पैलियो मतलब ओल्ड, लिथोस मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन, और इसकी टाइमिंग है 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 साल तक, और ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करने जा रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, और हमेशा हमारा साथ करते रहो, और पढ़ाई के साथ मज़े लेते चलो, मज़े आएंगे। और आगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या था, पैलियोलिथिक। दूसरा क्या था जल्दी बताओ यार, एक बार दिमाग में सोचो तेजी में बिल्कुल। दूसरा था मीसोलिथिक, सही बात है। हाँ, जो बच्चे ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने तो तुरंत बता दिया होगा मेरे बोलने से पहले, लेकिन जो अभी अभी आए होंगे, जिन्होंने जो अभी वीडियो ध्यान से नहीं देखे होंगे उनको पता नहीं है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दूसरा कौन सा था, मीसोलिथिक, मीसोलिथिक एज। ठीक है, देखो ये पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक सब क्या है, ग्रीक वर्ड से निकला है। तो ये कहाँ से निकला है, मीसो लिथोस। ठीक है, लिथोस मतलब बताइए क्या होता है, स्टोन। मीसो मतलब मिडल। ठीक है, लिथोस मतलब स्टोन, बेसिकली मिडल स्टोन, जो 12,000 साल से 10,000 साल, जो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले वाले पत्थर पाए गए होंगे उसे हम मीसोलिथिक एज में कैटेगराइज करते हैं। मीसो मतलब होता है मिडिल, लिथोस मतलब स्टोन। तो दूसरा भी हमने कर लिया, और अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा और आखिरी स्टोन एज कौन सा था भाई, सही जा रहे हो, नियोलिथिक। हाँ वाह बच्चों, बढ़िया है, पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ने भी चाहिए। नियोलिथिक, ठीक है। अब पुराना हो गया, बीच का हो गया, तो अब क्या होगा, नया। सही बात है भाई, न्यू मतलब न्यू लिथोस। ठीक है, स्टोन। ठीक है, ये नियो है, नियो मतलब न्यू। ठीक है, ये आखिरी एज है किसकी, स्टोन एज की। कौन सी एज, नियोलिथिक एज। अब इसमें टाइमिंग क्या है, 10,000 से लेके 45,000 ईयर्स एगो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई तो ये नियोलिथिक एज क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद से हमारे मेटल्स के एज शुरू हो गए, जैसे कॉपर एज, ब्रोंज एज, ये सब इन सब के एज शुरू हो गए। तो बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया हमने, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। नियोलिथिक क्या है, नियो प्लस लिथोस। नियो मतलब न्यू, लिथोस मतलब स्टोन, मतलब नए पत्थर। नए पत्थर मतलब 10,000 से लेके 45,000 साल पुराने। ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है, बस समझ में आना चाहिए। समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ समझ में आया सर। और किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्लेन हो वीडियो से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, हम आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसी के लिए हम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाई ईजिली समझ में आने पाए। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ। स्टोरेज हमने कर लिया कवर, टाइप्स ऑफ स्टोरेज हमने कवर कर लिया। ठीक है, 2 टॉपिक हमारे हो गए। अब हम मेकिंग स्टोन टूल्स, मतलब ये पत्थर औजार बनाए कैसे जाते थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेकिंग स्टोन टूल्स। 2 प्रकार के मेथड होते थे, 2 प्रकार के मेथड होते थे। पहला मेथड था स्टोन ऑन स्टोन। पहला मेथड क्या था, स्टोन ऑन स्टोन मेथड। फिर दूसरा क्या था, प्रेशर फ्लेकिंग।
ठीक है। तो देखो बच्चों, स्टोन टूल बनाने के दो मेथड पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने। पहला क्या है, स्टोन ऑन स्टोन, दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। अब देखो स्टोन ऑन स्टोन मेथड क्या होता है आप समझो, मैं आपको इजीली प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो स्टोन ऑन स्टोन मतलब पत्थर पे पत्थर, ये मान लो एक पत्थर है, इसे हमें औजार शेप में डालना है। तो अभी तो मैं डस्टर और हैमर है मेरे हाथ में, लेकिन पहले तो स्टोन ही होते थे। तो इन दोनों को आप स्टोन मानो, स्टोन मान लिया आपने। जो स्टोन जिसे हम शेप में डालना है, जिसे हमें शेप में बदलना है, जैसे मान लो ये मोटा पत्थर है, इसको पतला करना है, इसे हम एज अ वेपन यूज़ करना है, तो इसे हम कहेंगे कोर, ठीक है। और ये हो गया दूसरा स्टोन। तो इसको मारते थे ऐसे 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 करते करते, जो अर्ली मैन थे इसको मारते थे, मतलब कि जिसको जो स्टोन जिसे शेप में डालना है, जो जिस शेप में बदलना है, उसे हम कहेंगे कोर। तो जैसे ये पतली, इसको हमें वेपन बनाना है, तो इस स्टोन को हम कहेंगे कोर स्टोन, और ये होता है मेन जिस पे मारते हैं। तो स्टोन ऑन स्टोन मतलब एक स्टोन दूसरे पे पड़ा, तो इस मेथड का नाम दिया हमने स्टोन ऑन स्टोन मेथड, ठीक है। ये बहुत एक फ्रेंड्स, तो स्टोन ऑन स्टोन मेथड यही था कि जिस स्टोन को, वो स्टोन जिसे शेप में डालना है उसे हम कोर कहेंगे, और जो दूसरा स्टोन होता है, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास स्टोन है नहीं, मैंने सोचा आपको हैमर से ही दिखा दूं। तो ये होता है स्टोन ऑन स्टोन मेथड। ये एक बहुत टफ मेथड होता है, इजीली से मतलब जिसे इसे बिटर मेथड कहते हैं, जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्कत करना पड़े। दूसरा है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ बेस है, ठीक है, ये मेरा हाथ बेस है, ये स्टोन है, इसे कोर मान लो, ठीक है, ठीक है। इसे हमें हथियार में डालना है, और ये रहा आपका मार्कर, ठीक है। इसे मार्कर को मान लो छेनी टाइप की, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरा हाथ हो गया बेस। आप समझो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रेशर फ्लैकिंग समझा रहा हूँ मैं। प्रेशर फ्लैकिंग, मेरा हाथ क्या हो गया, बेस हो गया। डस्टर क्या है, डस्टर ये है कोर स्टोन, मतलब ये वो स्टोन है जिसे हमें वेपन में बदलना या किसी भी चीज़ में XYZ उनके हिसाब से मान लो। और ये छेनी टाइप की मान लो, छेनी टाइप की छेनी हो गई ये, लेकिन उस टाइम तो छेनी होती नहीं थी, ये दूसरी स्टोन मान लो। और ये तीसरी स्टोन जिससे हमें इसमें मारेंगे ताकि इसकी शेप बदले, जैसे छेनी हथौड़ी को मारते हैं। अब कई आपने मूर्तिकार देखा होगा, जो मूर्ति बनाते हैं छेनी हथौड़ी के इस्तेमाल से मूर्ति को अच्छे से काटते हैं, छाटते हैं, बेसिकली अच्छे से तैयार करते हैं। तो ये तीसरा स्टोन हो गया, ये सरफेस मेरा हैंड सरफेस हो गया, ये हो गया कोर वाला। इसको हमने मारा, ठीक है, धीरे धीरे करके ये शेप में आ गया, ठीक है। इसे ही हम कहेंगे प्रेशर फ्लैकिंग मेथड, ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग। और जो प्रेशर फ्लैकिंग मेथड होता है वो बहुत ईजी मेथड होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती नहीं है, और बहुत जल्दी जो वेपन होता है वो एक यूज़फुल हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। स्टोन ऑन स्टोन में तो बनता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए प्रेशर फ्लैकिंग मेथड बहुत ईजी होता है। तो ये था मेकिंग स्टोन टूल्स। दो प्रकार के मेथड होते हैं, स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लैकिंग। मैंने आपको दोनों समझा दिया है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इजीली समझ में आया होगा। मैं मिटा देता हूँ इसको। मिटा दिया मैंने इसको। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे इम्पोर्टेंट, मैन डिस्कवर्स फायर। हाँ, आग लगा दी, धुआं धुआं उठा दिया आदि मानव ने, लेकिन कैसे, अभी हम पढ़ेंगे। इन्वेंट फायर एक्सीडेंटली, फायर एक्सीडेंटली। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इन्वेंट, उनको आग के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैंने आपको याद करो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, स्टोन मेथड बताया था कि स्टोन कैसे तैयार होते हैं। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे चोट मारा, अब क्या हुआ, फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। खैर ये साइंस का टॉपिक हो गया, ये आप छोड़ो। एक पत्थर को हम दूसरे पत्थर पे चोट पहुंचाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चिंगारी निकलेगी। तो उसी चिंगारी से मान लो वो पत्थर, एक पत्थर पे दूसरे पत्थर पे मार रहे होंगे, बगल में सूखे पत्ते वत्ते रखे होंगे या कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस मान लो रखा होगा, तो उसकी चिंगारी से वो चिंगारी पड़ के उस जो सब्सटेंस है उसमें आग लग गई।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया बगल में कोई सब्सटेंस रखा होगा, उसमें आग लग गई होगी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, तो आग लग गई तो उन्हें तो पहले बहुत डर लगा, क्योंकि जो जिस चीज़ के बारे में हम पहली बार देखते हैं या तो हमें उस चीज़ से डर लगता है या तो फिर बहुत एडवेंचर महसूस होता है। बेसिकली पहले डर ही लगता है, कोई भी चीज़ देख लो आप। तो वैसे ही अर्ली मैन ने जो फायर था, ये मेजर इवेंट था, हिस्ट्री का मेजर इवेंट था, जो कि आने वाले समय में अर्ली मैन्स की लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करने वाला था। कैसा? उन्होंने फायर डिस्कवर कर दिया गलती से उन्होंने बढ़िया काम कर दिया। बहुत धन्यवाद हमारे पूर्वजों का, बहुत अर्ली मैन का धन्यवाद कि उनकी वजह से आग डिस्कवर हुआ और आग से बहुत सारे एनर्जी हीट हुई, और ये बात का बात टॉपिक है। और फायर के क्या, अब फायर के वो लोग धीरे धीरे फायर का इस्तेमाल करना सीख गए। ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम they they learn to use fire। मतलब समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतता गया, पहले तो उन्हें बहुत डर लगा आग से, फिर आग के साथ वो धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते गए और वो धीरे धीरे इसके बारे में सीखते गए, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आग से सीख कर ली। एक तरह से फायर था जो पहले एक उनका शत्रु था, वो अब धीरे धीरे उनका फ्रेंड बदल गया। क्यों फ्रेंड बन गया? क्योंकि उनको उस चीज़ को, आग को इस्तेमाल करना आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आपको किसी चीज़ से डर लगता है, आपको हिस्ट्री से डर लगता है, तो आप इससे डरो मत, क्योंकि आप डरोगे तो इससे काम बनेगा नहीं। आप इसको समझने की कोशिश करो, आप इसको समझो, लर्न करो कि ये बेसिक चीज़ है क्या। वैसे ही साइंस हो गई, मैथ हो गई, बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, लेकिन आप उससे डरो मत, उससे भगो मत, उसका सामना करो और पार्टिसिपेट करो। खैर, ये मोटिवेशन की बात हो गई। बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशन चैनल है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है मोटिवेशन देने का, लेकिन ऐसे ही मन में बात आ गई तो सोचा शेयर कर दूं। तो समय के साथ वो सब आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे? यूज इन विंटर और कुक फूड। सबसे पहले खाना पकाने लगे वो। पहले ऐसे जानवरों को मार के खा जाते थे, अब खाना पकाने लगे, मस्त तंदूरी चिकन टेस्ट लेने लगे, उनको टेस्टी लगने लगा खाना, उनको ज़्यादा प्रोटीन मिलने लगी कुक्ड फूड से। ठंडियों में इस्तेमाल करने लगे फायर का, क्योंकि पहले कपड़े वपड़े होते नहीं थे, ऐसे डोलते रहते थे वो। ठंडियों में आग जला के तापने लगे, और मतलब बेसिकली फायर थी। उन फायर के आने से उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ओवरऑल 180 डिग्री चेंज हो गई। आप बेसिकली यही है फायर का। आदमी ने, मतलब अर्ली मैन ने फायर का इस्तेमाल कैसे कैसे करा, कैसे कैसे उसको यूज़ करा। तो ये सब 3 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर लो, मैं मिटा देता हूँ। देखो भाई मज़े तो आ रहे होंगे पढ़ने में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नहीं आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स खोला ही है आप लोगों के लिए। जो शिकायत हो, कंप्लेन हो, आप लिख दो, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फायर से चल के, हम फायर को पढ़ने के बाद हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट का क्या रोल था? चेंजिंग द इन्वायरमेंट। चेंजिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है। अब मतलब मौसम ने, वातावरण ने क्या रोल प्ले करा जिससे अर्ली मैन्स की लाइफ चेंज हुई, उनकी लाइफ बदली। अब हम इस टॉपिक में, इस इस टॉपिक में आगे हम वही पढ़ेंगे। गर्मी लग रही है, देख ही रहे हो आप लोग, मेहनत जारी है फिर भी बच्चों के लिए। प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। ठीक है। अब लगभग 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले आप लोग याद करो कौन सा एज था? स्टार्टिंग ऑफ मीसोलिथिक एज, मिडिल एज, 12,000 से 10,000 साल। ठीक है। सो बिफोर 12,000 years ago, weather gets warm। ठीक है।
मतलब 12,000 साल पहले मौसम में कुछ गर्मी आनी शुरू हुई, मतलब कि इन्वायरमेंट कुछ गर्म होना शुरू हुआ उससे पहले 12,000 साल पहले, बिफोर 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, 12,000 साल पहले थोड़ी मौसम गर्म होना शुरू हुआ, उससे पहले आइस एज थी। आइस एज मतलब हर जगह ठंडी, और ठंडियों में ज़्यादा एडेप्टेशन नहीं होती थी, कोई ज़्यादा प्लांट नहीं उगते थे, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत, एक बहुत मुश्किल भरा इन्वायरमेंट था। लेकिन 12,000 साल पहले मौसम था वो कुछ गर्म होना शुरू हुआ, जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हुए। अब वो क्या क्या फायदे हुए, इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रास फीडिंग एनिमल, जो घास खाने वाले जानवर थे जैसे डियर, एंटीलोप, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, लाइक डियर, एंटीलोप, बारहसिंगा और हिरण। ठीक है, जो घास खाने वाले जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि मौसम गर्म हुआ और जिसकी वजह से बहुत सारे न्यू प्लांट भी, अब जैसे मौसम गर्म हुआ तो बहुत सारे प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल गई। कौन कौन से प्लांट थे वो? मेज, वीट, मक्का, वीट, ये सब क्या हुए? वर ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। ठीक है, ये कुछ कुछ नए फूड ग्रेन्स भी होने लगे, क्योंकि मौसम थोड़ी मौसम में गर्माहट आ गई, तो मक्का और वीट ये सब भी क्या हो गए? बढ़ना स्टार्ट हो गए। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा किसकी? अर्ली मैन के लाइफस्टाइल में, और उनके जीवन धीरे धीरे अच्छे से गुजरनी स्टार्ट हो गई। तो चेंजिंग द एनवायरनमेंट के यही 3 टॉपिक हैं। ये सब बातें हुई 12,000 साल पहले, कुछ मौसम गर्म होने स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, बड़े ग्रास ईटिंग जो घास खाते थे, जैसे हिरन हो गया, एंटीलोप हो गया, एटसेट्रा, और कुछ फूड ग्रेन्स भी बड़े, जैसे मेज, वीट, ये सब। ठीक है, मैं अब इसको रब कर दे रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकें। और ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है, जैसे माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, ब्लैक बोर्ड भी हम बहुत जल्दी बड़ा ब्लैक बोर्ड लेके आने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अब कुछ टॉपिक बच गए, 2-3 वो। तो अगला टॉपिक है हमारा अर्ली रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, अर्ली रॉक पेंटिंग्स मतलब इस टाइम तक जो पेंटिंग, मतलब थोड़ी राइटिंग है उसकी, मतलब जो राइटिंग थी उसकी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अर्ली मैन थे, वो धीरे धीरे गुफा में और इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में वो सब पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर चुके थे। एक अल्टामीरा की केव है फ्रांस में अल्टामीरा की केव है, बहुत इंपॉर्टेंट केव है। वहाँ एक बहुत ही पुरानी, लगभग 19th सेंचुरी में एक पेंटिंग मिली है अर्ली मैन की, उसे बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट माना जाता है। तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स क्या कहती है, मैं वो पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, अर्ली मैन स्टार्टेड पेंटिंग ऑन वॉल्स, और केव्स। ठीक है, गुफाओं के दीवारों पे, उनके छत पे अर्ली मैन्स क्या थे, उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। अब पेंटिंग में क्या बनाते थे वो? पेंटिंग डिपिक्ट्स देयर लाइफस्टाइल, ठीक है, मान लो ये केव है। ठीक है, राइटिंग की तरह ड्राइंग भी थोड़ी बेकार है, एडजस्ट कर लेना यार आप लोग। ठीक है, ये मान लो केव है, मैं केव लिख दूँ, नहीं तो आपको लगेगा गुरुजी क्या करना स्टार्ट कर दिए।
उसके दीवारों पे, बहुत सारी दीवारों पे पेंटिंग बनाई है, छत पे पेंटिंग बनाई है। और और जो पेंटिंग थी वो उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी होती थी। जैसे शिकार करती हुई कुछ पेंटिंग दिखा दी उन्होंने, शिकार करती हुई, ठीक है, मतलब कहीं कोई शिकार करना है, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वुमेन्स बच्चों को संभाल रही है। तो जो पेंटिंग्स थी वो उनकी लाइफस्टाइल शो करती थी कि वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे। इसी अपनी वो जो लाइफस्टाइल स्पेंड करते थे उसी पे पेंटिंग बना देते थे। और यही पेंटिंग्स है, यही वो कुछ एविडेंस है जिससे हमें पता लगा है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती थी। और हमें उनके बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानने को मिली है। तो ये रॉक पेंटिंग से ही है बेसिकली। रॉक पेंटिंग हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता हुआ रॉक पेंटिंग का। अब एक ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन की बात है, एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि कहीं ऑस्ट्रिच पाई गई है। ऑस्ट्रिच के फॉसिल्स, मान लो उनके अंडों के फॉसिल्स हो गए और उनके फॉसिल्स हो गए, कहाँ पाए गए हैं? लगभग 12,000 साल पहले के वो मीसोलिथिक एज के बताए जा रहे हैं। ये एज मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, किताब में लिखी पड़ी है, आप सुन लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगी। मतलब ऑस्ट्रिच के फॉसिल्स पाए गए कहाँ? कोई महाराष्ट्र में पाटने करके जगह है, PATNE। एनसीईआरटी की 6th क्लास की किताब में पढ़ोगे तो आप इजीली मिल जाएगा आपको। फिर पाटने करके जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक फॉसिल्स मिले ऑस्ट्रिच के, जिससे हमें क्या पता लगता है कि मतलब 12,000 साल पहले ऑस्ट्रिच है वो किसी दूसरे देश से होते हुए हमारे देश में आई, और उनका हमारे देश में 12,000 साल पहले से लगना आना स्टार्ट हुआ और जो अभी तक चल रहा है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के मैंने बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ उनके एविडेंस पाए गए हैं, किसके? अर्ली मैन के। हम अर्ली मैन की बात कर रहे हैं भाई, अर्लीस्ट पीपल लिखा है, इसीलिए हम जो भी बात करेंगे आदि मानव की बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? ठीक है, जो भी बात कर लेंगे, जो भी बात हो रही है, जो भी बात हमने करी, कहाँ रहते, क्या करते थे, कैसे कैसे स्टोन टूल्स इस्तेमाल करते थे, सब हमने आदि मानव के बारे में बात करी। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, कि मतलब कहाँ कहाँ उनके एविडेंस पाए गए हैं, ठीक है? तो सम इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है? डेक्कन, ठीक है, डेक्कन में क्या हुई है? डेक्कन में पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड। कुछ पैलियोलिथिक साइट्स पाई गई है, कहाँ? डेक्कन में। डेक्कन जो थोड़ी साउथ का इलाका हो गया हमारे जैसे बेंगलोर, हैदराबाद टाइप का। तो सम पैलियोलिथिक साइट्स फाउंड इन डेक्कन, ठीक है? मतलब कुछ पैलियोलिथिक साइट जैसे दो पैलियोलिथिक साइट मैंने बताया था, ओल्ड स्टोन एज, मतलब 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो की साइट्स पाई गए हैं कहाँ? डेक्कन में। डेक्कन हमारे साउथ का इलाका, ठीक है? कुरनौल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, कुरनौल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसी इन कर्नाटका, ठीक है? मतलब कुछ पैलियोलिथिक साइट डेक्कन में पाए गए हैं, कई आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं, और बहुत सारे एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं? गोदावरी रिवर के पास से, कृष्णा रिवर के पास से, और तापी रिवर, ठीक है? हैव ऑल्सो इन तापी रिवर, has also had some sites। तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली मैन वाटर रिसोर्स के पास रहते हैं, तो
जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, तापी, ये सब नदियाँ है, साउथ की नदियाँ है, यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं ह्यूमन अर्ली पीपल से रिलेटेड। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हमने बेसिक चीज़, जो बेसिक चीज़ें थी अर्ली पीपल के बारे में वो हमने पढ़ ली। ये जो हमारा चैप्टर था 2 पार्टों में कैटेगराइज था। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दूसरा पार्ट ये था। 2 पार्टों में हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें सब कुछ दी हुई है। आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।